हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो ये मैंने गुल्ली बाबा की बुक परचेज़ कर ली है गुल्ली बाबा पब्लिकेशन से। आप लोग भी चाहे तो परचेज़ कर सकते हो। और हम लोग अब से स्टार्ट करेंगे थर्ड ईयर का सिलेबस कवर करना। ओके, तो इसमें पहला जो बुक है वो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी, पहले कैसी थी, अब कैसी, आज़ादी के बाद कैसी है, वही वही पढ़ेंगे। फिर है व्यवहारिक अर्थनीति। मतलब ये हमारा इकोमेट्रिक्स है, मतलब मैथ्स है ये हमारा। ओके, थैंक गॉड कि इस बार एक ही मैथ्स है। उसके बाद सारे हमारे थ्योरी पेपर्स हैं जो कि कवर हो ही जाएंगे। और आप इसमें आप लोगों को समझने की ज़रूरत पड़ेगी, समझ के आप खुद भी पेपर कर सकते हो, ईज़िली पास हो जाओगे। क्योंकि इग्नू में पास होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, तो इसमें फिर हमारा BCC 111 है जो भारतीय अर्थव्यवस्था 2 है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था 1 और ये 2 दोनों एक दूसरे से लिंक है। हमें दोनों को अच्छे से समझ के पढ़ना है। फिर है विकास अर्थशास्त्र, मतलब कैसे अर्थशास्त्र को विकास की ओर ले जाएं, ये है सेकेंड बुक। और ये विकास अर्थशास्त्र 1, ये दोनों बुक भी एक दूसरे से लिंक है। फिर स्वास्थ्य एवं शिक्षा का अर्थशास्त्र, मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण है। इस सब्जेक्ट में हम यही पढ़ेंगे। ओके, फिर है पर्यावरण की अर्थव्यवस्था। मतलब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण कितना इम्पोर्टेंट है अर्थव्यवस्था के लिए, या फिर पर्यावरण का कैसे यूज़ करते हैं। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था है ये पर्यावरण के अनुकूल रहने से किस प्रकार से अर्थव्यवस्था अच्छी होती है, अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, ये पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद है वित्तीय अर्थशास्त्र, यानी कि हमारा इकोनॉमिक कैसा है, हम अपने इकोनॉमिक को कैसे सही करें, ये पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से चैप्टर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था 1 यानी BCC 111 से। ओके, तो इसमें हम पहले सिलेबस देखते हैं कि क्या पढ़ना है। तो ये हमारा सिलेबस है कि स्वतंत्रता पश्चात आर्थिक विकास, की स्वतंत्रता के बाद हमारी आर्थिक विकास कैसे हुई, इकोनॉमिक में कैसे इम्प्रूवमेंट हुई। उसके बाद है इसमें 4 इकाई दी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अर्थशास्त्र, मतलब जब हमें स्वतंत्रता मिली, इंडिपेंडेंस मिली, तब हमारा जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी थी। फिर विकास प्रतिमान, कैसे हम प्रोग्रेस किए, संरचनात्मक परिवर्तन, संसाधन और संरोध, ये सारे हैं। फिर हमारा जनसंख्या एवं मानव विकास की किस प्रकार से जनसंख्या और मानव विकास हमारी इकोनॉमिक पे प्रभाव कर रहा है, या फिर हमारी इकोनॉमिक्स कैसे अच्छी हो रही है या फिर ख़राब हो रही है, जो भी है वो इसमें पढ़ेंगे। इसमें जनसांख्यिकीय अभिलक्षण, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं पोषण, ये सब एक दूसरे से, इकोनॉमिक अच्छी होने के लिए स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है और शिक्षा भी, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में हम ये सभी पढ़ेंगे। ओके, फिर है समृद्धि एवं वितरण। इसमें हम गरीबी, विषमता, रोजगारी एवं बेरोजगारी, ये सब पढ़ेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय तुलना में हम और भी देशों से तुलना करेंगे कि क्या हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, उनकी कैसी है। जैसे समृद्धि एवं संरचनात्मक परिवर्तन का तुलनात्मक वर्णन, भारत का सामाजिक एवं आर्थिक विकास, व्यापार एवं भुगतान से शासन व संस्थाओं की भूमिका, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो इसमें जो हमारा फर्स्ट भारतीय स्वतंत्रता पश्चात आर्थिक विकास, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात हमारी आर्थिक विकास कैसी थी, कैसे हमारा आर्थिक विकास हुआ। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य अभिलक्षण। तो पहले हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम पे हमारा अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान, मतलब आप सभी को पता होगा कि पहले जो हमारा भारत था बहुत ही सुख और संपन्न से समृद्ध था। मतलब कि हमारे भारत में जब
सबसे पहले पुर्तगाली आए थे हमारे भारत में बिज़नेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो हमारे भारत मतलब मसालों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा ही समृद्ध थी। वहाँ पे केरल ऐसा जगह है जिसे कोच्चि पहले नाम कहा जाता था, कोच्चि। तो वहाँ पे मसालों की और लाल मिर्ची की बहुत ज़्यादा ही खेती होती थी। मतलब हमारा भारत, पहले आप सबको पता भी होगा कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब कि हमारा भारत इतना सुखी और संपन्न था। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे मतलब देशों के लोग आए मतलब बिज़नेस करने के लिए, जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिशर्स आए। तो ये सब आकर के उसके बाद जो ब्रिटिश हैं वो व्यापार के साथ साथ हमारे भारत की इतनी ज़्यादा सुख संपत्ति को देख करके हमारे भारत पर ही वो शासन करने लगे। ठीक है, तो इसमें हमें वही लिखना है। आपको ये समझ करके आपको इसमें मतलब लिखना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र को इतिहास में बहुत गहरे हैं। मतलब इतिहास से ही हमारा भारत जो है एक सुखी और संपन्न देश था हमारा भारत। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमें बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के टाइम पे इसका कैसा हाल था, मतलब कैसी इसकी दशा थी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 2 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। मतलब हम लोग ब्रिटिश शासन के अधीन थे। हमारे भारत पे ब्रिटिश का ही राज चलता था। वो हमारे देश के लोगों पर अत्याचार कर रहा था। तो हमारा भारत इतना ज़्यादा सुखी संपन्न था कि वो सब आके पहले तो हमारे भारत को सभी जगह से देखा कि क्या कैसे मतलब यहाँ से कैसे फ़ायदा उठाया जाए। और ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत कच्चे माल थे और उनके पास वो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि उद्योग के मामले में और उनके पास नई नई तकनीकें थी, जिसके कारण वो यहाँ से कच्चे माल ले जा कर के वहाँ पे सामान को बनाते थे और फिर वो बना कर के हमारे भारत में ही ला के उसको दुगुने प्राइस पे उसको बेचते थे। ठीक है, और इसी तरीके से भारत में क्या हुआ कि हम गरीब होते चले गए और इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश एक सुखी संपन्न देश बनने लगा। ठीक है, तो इसमें हमें वही लिखना है कि कैसे मतलब हमारा जो देश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कैसा था। ठीक है, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या मतलब स्वतंत्रता की पहली संध्या पर भारत गरीब, गतिहीन और पिछड़ा हुआ था। मतलब जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या थी उसमें भारत गरीब, गतिहीन और पिछड़ा था। मतलब बहुत ही गरीब देश था। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमारा है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक अभिलक्षणों का क्षेत्रवार और सूक्ष्मतापूर्ण विश्लेषण इस प्रकार है। मतलब उसके अभिलक्षण क्या क्या है। तो पहला अभिलक्षण हमारा कृषि हो गया कि कृषि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और तब के टाइम पे हमारी कृषि कैसी हो गई थी। और हम भारत एक कृषि प्रधान देश पूर्व काल से ही है और अभी भी जाके कृषि प्रधान देश ही है वैसे तो, लेकिन अभी और भी क्षेत्रों में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा तो इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे उत्पादन का पुरातन तकनीकें। जैसे हमारी जो कृषि है वो पुरातन तकनीकों से ग्रसित थी ये पहले की बात है। अब हमारे भी तकनीक जो हैं वो नए हो चुके हैं। ठीक है, तो ये पहले की बात है कि हमें कृषि करने में भी क्या प्रॉब्लम हो रही थी। जहाँ पे इंग्लैंड नए नए तकनीकों का विकास कर रहा था, उसके पास नए नए तकनीकें थी, वहीं पे हम एक पिछड़े देश थे जिसकी तकनीकें भी नई थी। हम पुरानी पद्धति ही यूज कर रहे थे। ठीक है, कृषि के व्यापारीकरण का अभाव। कृषि के मामले में हम व्यापारीकरण नहीं कर पाते थे। मतलब कोई भी व्यापार कोई भी, जैसे हम ब्रिटिशर्स थे जो कि व्यापार करते थे दूसरे देशों से, उनका संपर्क था और हमारा जो देश था वो किसी दूसरे देश से ऐसे व्यापार नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अभी जाके ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जिसके कारण हमारा भारत, अभी आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी G20 हो रहा है, जिसमें हमारा भारत पे ही G20 का आयोजन किया गया है, भारत में ही। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रति हेक्टर कम उत्पादन। हमें बहुत ही कम उत्पादन होता था क्योंकि हमारी तकनीकें कम थी।
फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग। तो उद्योग हमारी कैसी थी, इसको भी पढ़ना है कि उद्योग में तो मतलब आज़ादी से पहले तो उद्योग था ही नहीं, जो भी था वो अंग्रेज़ों की वसीयत में था। ओके, फिर थर्ड पॉइंट है हमारा मुद्रा और वित्तीय क्षेत्र। तो मुद्रा और वित्तीय क्षेत्र में है, उपनिवेश काल में भारत में मुद्रा, वित्त और बैंकिंग का विकास मुख्य रूप से औपनिवेशिक प्रशासन को साम्राज्यवादी हितों के ढांचे में रखने के उद्देश्य से किया गया। मतलब जो ये मुद्रा और वित्तीय क्षेत्र हैं, ये साम्राज्यवादी हितों के ढांचे में रखने के उद्देश्य से किया गया था, क्योंकि हम एक उपनिवेश थे। तो इस हिसाब से ये उपनिवेश मतलब पहले जो हमारा देश था वो सभी अपने अपनी मुद्राएं चलाती थी। मतलब पहले राजा महाराजाओं का टाइम था, तो सभी जो किसी भी राज्य का जो राजा था उसका एक अपना मुद्रा था, ठीक है। तो फिर ब्रिटिश के आने के बाद वो जो कर और वसूली लगाने लगे, तो इसके बाद से हम मुद्रा और वित्तीय क्षेत्र का विकास हुआ। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़े होंगे। अगर आपको इस समय कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर आपको लाइन से समझना है तो ये भी मैं समझा सकती हूँ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो कि आपको कैसे समझना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आप इसको लिख सकते हो और फिर पढ़ के आप एग्ज़ाम में भी इसको सही से कर पाओगे। क्योंकि आपको ये बहुत थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आप अगर इसको एक बार पढ़ लोगे, रीड कर लोगे, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरे दिन कवर करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।